We have qualified CA, and it's a great opportunity for me to introduce you today. Sir, welcome to our study circle. Thank you. And of course, convener of the BBD BAC CA Study Circle of EIRC, CA Pramod Kumar Mundra ji, Deputy Convener, of course, CA Ricky Agarwal ji, CA Ashok Maheshwari ji, Chairman of the Directors Committee, Co-Chairman Pramod Sanghai ji, ladies and gentlemen. Well, friend, I'm supposed to talk to you development agreement, joint development agreement, which you must be noticing day in, day out, we are entering into. I will have to take you to the history. और मैं प्रमोद जी से कहूंगा या रिकी जी से कहूंगा कि जो भी क्वेरीज हो साथ साथ पूछिए, इंतजार मत कीजिए बाद में, एक एक चीज साथ साथ पूछिए। आपके पास जो क्वेरी आती है मुझे रोक लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ये ध्यान रखिए, बाद में जाके लोग भूल जाते हैं और फिर पता नहीं लगता कि उनको क्वेरी का क्या चीज थी। तो आप करते रहना, मेरे से पूछते रहना। मुझे आपको हिस्ट्री में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ओवर द इयर्स ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, और दो चार मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सामने दो तीन लोग वीडियो ऑन करके रखें, ताकि मैं उनका फेस रीड करके मुझे पता लगता रहे कि मैं उनसे बात कर रहा हूं। उनको मैं नाम लेके भी पुकारूंगा, ताकि उनको मैं पूछूंगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया या क्या चीज। तो मेरे पास रिक्की जी वापस आ गए और मोदी जी तो पहले ही थे, तो थैंक यू वेरी मच। अब मेरी बात सुनो। देखिए, हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पहली बार जब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का केस शुरू हुआ तो ये द्वारकादास कपाडिया की बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, 260 ITR। अब देखो 260 ITR कितना पुराना हो। उसमें उन्होंने कह दिया था कि आप जिस वक्त ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेंगे उसी दिन ट्रांसफर माना जाएगा और उसी दिन कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। ये जजमेंट आ गई पहले। मेरे को एक सेकंड को आप देना पड़ेगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है, आधा मिनट। Now what I am trying to explain, ये जब ये आया उसके बाद बहुत जजमेंट आई कि भैया जब भी आप एंटर करोगे उसी को टैक्स लग जाएगा। ये नहीं माना गया। कई जजमेंट उसके बाद आई और एक बड़ी अच्छी जजमेंट आई थी जसबीर सिंह सरकारिया की। ये जितनी भी जजमेंट बता रहा हूँ ये हिस्ट्री हो चुकी है, दीज आर हिस्ट्री ना। जसबीर सिंह सरकारिया की एडवांस रूलिंग की जजमेंट आई थी, जिसमें यह कहा गया कि आपने एग्रीमेंट एंटर इनटू किया है और आपने उस वक्त ये कहा कि जो बिल्डर है वो हमारे लिए अप्रूवल लेगा, वो लेआउट सैंक्शन कराएगा, ये चीजें कराएगा, लेकिन मैं अभी पोजेशन नहीं दे रहा, पर बिल्डर विल टेक केयर, ये चीज करेंगे। और जब बिल्डर ये चीजें अप्रूव ले लेगा तो हम फिर एग्रीमेंट एंटर इनटू करेंगे और मैं पोजेशन हैंड ओवर करूंगा और इररिवोकेबल पावर पर टर्न में करूंगा। तब लॉ ने कहा गया था जब तक बिल्डर अप्रूवल ले रहा है लेआउट की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या कुछ भी, उस वक्त कोई ट्रांसफर नहीं, दैट ही इज डूइंग ऑन योर बेयर। देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ एनी ट्रांसफर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, जब आपने इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी दे दी और साथ में पोजेशन हैंड ओवर कर दी, तो जिस वक्त पोजेशन हैंड ओवर कर दी उसी दिन ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कब माना जाएगा? जब आपने पोजेशन हैंड ओवर कर दी। कई साल ये चलता रहा। अब ये प्रॉब्लम आती थी कि आपने पोजेशन दे दी, अभी तो आपको एसेट मिली नहीं है, पैसे मिले नहीं है और कैपिटल गेन टैक्स अभी लग जाता था। हाँ, हम उसका फायदा लेते थे कि 54F का भी बेनिफिट हमें मिल जाता था, लेकिन पोजेशन हैंडओवर करते ही कैपिटल गेन हो जाता। फिर कुछ जजमेंट्स आई दिल्ली हाई कोर्ट की कि अगर आपने ओनरशिप अपने पास में रखी है, यू आर अलाउइंग द बिल्डर टू एंटर इनटू योर प्रेमाइसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज द ओनरशिप रिमेन्स विद यू, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और वो ट्रांसफर कब माना जाएगा? जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और आपने कुछ फ्लैट हैंड ओवर कर दिए बिल्डर को, तब ट्रांसफर माना जाएगा, उसके पहले नहीं माना जाएगा।
ये सिस्टम हो गया था। अब हम करते क्या थे, ये पुरानी चीजें सुना रहा हूं, अब नई चीज थोड़ी देर में आएगी। हम करते क्या थे, सपोज हमारे पास रिकी जी 500 मीटर का एक प्लॉट ऑफ लैंड है या एक बिल्डिंग है जिसपे कंस्ट्रक्शन है 500 मीटर की। हम बिल्डर से या डेवलपर से एग्रीमेंट कर लेते कि देखिए ये मकान जो है इसको तोड़ देंगे, या बेयर पीस ऑफ प्लॉट है, इसके ऊपर मैं तोड़कर कंस्ट्रक्शन करता हूं, 4 फ्लोर बनाऊंगा और 4 फ्लोर में 1 फ्लोर मैं रख लूंगा और 3 फ्लोर आपको दे दूंगा। यही हुआ करता था एग्रीमेंट। या 1 फ्लोर दे दूंगा, साथ में कुछ पेमेंट भी कर दूंगा, या 2 फ्लोर दे देगा। ये तो रेशो की बात है, आपस में एक एग्रीमेंट हो जाता था कि भैया लैंड की कीमत के हिसाब से एग्रीमेंट होता था। लैंड महंगी है तो बिल्डिंग में खर्चा कम होना है, तो वो रेशो कर ली। सपोज मैंने रेशो कर ली कि 1 फ्लैट मैं उसको दे दूंगा, 3 फ्लैट मैं रखूंगा, तो हम क्या कहते हैं 1:3। 1 पोर्शन मेरा, टोटल 4 में से 3 पोर्शन उसकी। तो मैंने क्या करना गिरा जाता था कि मैंने 1/4 लैंड ट्रांसफर कर दी। क्या ट्रांसफर करी रिकी जी? 1/4 लैंड। 3/4 तो लैंड मेरे पास ही है, लेकिन 1/4 दे दी किसको? बिल्डर को। मैंने उसको दे दी 1/4, और आज मेरे को टैक्स लगेगा। पोजेशन भी दे दी तो टैक्स लगेगा। तो हम क्या करा करते थे, 1/4 लैंड की कॉस्ट निकाल लेते थे। हमारे पता है हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, उसका 1/4 कर लेते थे और 1/4 करके इंडेक्स कर लेते थे। वो तो मेरी आ जाती थी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आने के बाद हम क्या करते थे, उसका कंसीडरेशन क्या मांगते थे? भैया अभी तो फ्यूचर में कंसीडरेशन मिलना है, उसने मेरे 3/4 में 3 फ्लोर बनाने और मुझे देगा। हम कहते थे फ्यूचर कंसीडरेशन को छोड़ो, आज लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो जो मैंने 1/4 दिया, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस 1/4 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन टैक्स दे देता। देने की भी क्या जरूरत है, अगर मैंने बिल्डिंग ट्रांसफर की है तो हो सकता है मुझे 54 का बेनिफिट मिल जाए, 54 का बेनिफिट मिल जाए। अगर मैंने लैंड ट्रांसफर की है तो हो सकता है मुझे 54F का भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि आपको 54 क्या मिलता था? यू ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड यू डू नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको अगर एक वो फ्लैट दे रहा है तो हम उसको कह देते थे ये हो। ठीक है सर, ये भी होता था। ये हमने करते रहे, 54 का बेनिफिट 54 का लेते रहे और कहा ये ट्रांसफर माना जाएगा। कब माना जाएगा? जिस वक्त आपने लैंड की पोजेशन दे दी या बिल्डिंग की पोजेशन दे दी। अगर बिल्डिंग दी तो वो तोड़ेगा, वो तोड़कर बनाएगा और वो 3 फ्लोर मुझे दे देगा, 3 फ्लैट और 1 अपने पास रखेगा। हम कहते थे भैया इसके ऊपर तो पहले कैपिटल गेन निकालेंगे जब मैंने पोजेशन हैंड ओवर कर दी। कैपिटल गेन निकाल लिया कैसे? फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 1/4 लैंड ट्रांसफर माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 1/4 लैंड, कैपिटल गेन निकाला। फिर मैं उसका बेनिफिट ले लेता था 54 का या 54F का, ये सोचकर कि 2 या 3 साल में ये मकान बन जाएगा और मुझे मिल जाएगा। यही करते थे सर हम। सर एक जजमेंट आई, प्रमोद जी सुनने वाली बात है, एक जजमेंट आई। वो जजमेंट का नाम था CS एटवाल, CSATWAL, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। उस जजमेंट ने उसने कह दिया कि देखिए ये सब गलत है, आप पोजेशन दे रहे हैं लेकिन क्या एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है? अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है और आप पोजेशन दे देंगे तो ये ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे क्योंकि एज पर सेक्शन 17 ऑफ व्हाट यू कॉल, वो जो एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है जब तक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो और पोजेशन हैंडओवर ना करें तब तक ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। हाँ ठीक है, रजिस्ट्री नहीं कराई कोई प्रॉब्लम, नो रजिस्ट्रेशन, बट एग्रीमेंट टू सेल शुड बी रजिस्टर्ड एंड पोजेशन विल बी हैंडेड ओवर, तभी हम ट्रांसफर मानेंगे, नहीं तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये जजमेंट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की थी। हम कहने लगे होने दो ना, वहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, बाकी हाई कोर्ट तो हमारे फेवर में है, तो हम उसके लिए यही कहते थे पोजेशन दे दो, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं करो बेशक, और आप एडवांस लेना ले लो और उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव हैंडेड ओवर द पोजेशन। ठीक है सर, और पावर ऑफ अटॉर्नी दे।
अब यही हम करा जा रहे थे कई सालों से। अब प्रमोद जी, जजमेंट आ गई किसकी? बलबीर सिंह मैनी। बलबीर सिंह मैनी, MAINI। बलबीर सिंह मैनी की जजमेंट आई 2017 में सुप्रीम कोर्ट की। उसे कहा नथिंग डूइंग, हम ट्रांसफर तभी मानेंगे या तो आप रजिस्ट्री करा दो, रजिस्ट्री नहीं करानी है तो रुकिए, एग्रीमेंट टू सेल करिए और उस एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड कराइए, और रजिस्टर्ड कराने के बाद आप पोजेशन दीजिए तो ट्रांसफर माना जाएगा। क्योंकि हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज 47B कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 47B ट्रांसफर की डेफिनेशन, वेयर देयर इज अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट under section 53 of the Transfer Property Act, where possession is handed over against payment or promise to make payment, it will be regarded as a transfer. Law तो यही कहता है इनकम टैक्स का कि part performance of the contract under section 53A of the Transfer of Property Act 1882, where possession is handed over, please note the word, against payment or promise to make payment, तो हम उसको ट्रांसफर मान लेंगे। ये तो डेफिनेशन में था, लेकिन जब जजमेंट आई उसने कहा ठीक है, वो पार्ट परफॉर्मेंस तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होगा और पोजेशन देंगे, नहीं तो पार्ट परफॉर्मेंस 53A की नहीं मानी जाएगी, फिर तो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन पे ही माना जाएगा, नहीं तो नहीं। जब ये जजमेंट आई तो सारे केस हिल गए, क्योंकि 99% केसेस में रिकी जी कोई एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं कर, राइट नहीं होता। और सेकेंडली हमारे दिल्ली में और आपके भी होगा, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कराने में 4% तो आपको इमीडिएटली स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है हमारे यहाँ, बाकी 2% देनी पड़ती है जब फाइनल रजिस्ट्री कराए। एग्रीमेंट टू सेल में रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कराता था, बिल्डर भी नहीं कराता था, हम भी नहीं कराते थे, वही चला आ रहा था। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये नहीं कह सकते प्रोस्पेक्टिव है, ये तो पिछले केसेस को भी लग जाएगी, वो खोले ना खोले दैट इज द डिफरेंट थिंग। उसके बाद रंजीता कौर की जजमेंट आ गई, उसके बाद चुन्नीलाल बगाड़िया की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, इतनी जजमेंट आ गई हैं, अब बड़ा क्लियर हो गया, या तो जब भी लैंड एंड बिल्डिंग है या तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जब आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करानी तो एग्रीमेंट टू सेल बनाइए, उसको रजिस्टर्ड कराइए और फिर पोजेशन दे दीजिए, इवन इफ आपका बाद में हो रजिस्ट्रेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं। कल ही मेरे क्लाइंट का फोन आया, क्लाइंट का नहीं कहूंगा, सीए का आया, बहुत सीनियर सीए है, उनका सवेरे सवेरे कल आया, मैंने नहीं लिया, सवेरे बात की, कहने लगा सर हमने मार्च के महीने में एग्रीमेंट टू सेल करा था और पोजेशन दे दी थी और आज रजिस्ट्री कराने जा रहे, तो क्या ये पिछले साल का ट्रांसफर माना जाएगा? मैंने कहा रुकिए, क्या वो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड था? कहते नहीं था। तो मैंने कहा फिर तो भूल जाइए, वो ट्रांसफर था ही नहीं। ट्रांसफर कब माना जाएगा? अब जो आज आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, अब आज कैपिटल गेन लगेगा, पहले कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कहते तो मारे जाएंगे, हमने तो किताबों में दिखा दिया। मैं आपके कहने से क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आपने उसको पढ़ी नहीं है, वो ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा तो क्या? चलिए ये बातें चल रही थी, हमें ये दिक्कत होती थी, कई जगह तो हम ये कहते थे चलो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड भी करा लिया, लेकिन कैपिटल गेन तो आज लग गया, और आज मेरे पास पैसे नहीं है कैपिटल गेन देने के। वो तो फ्लैट जब मिलेंगे तब बेचूंगा, तभी तो पैसे मिलेंगे, या मैं रखूंगा तो बेचूंगा। आज मैं क्या करूं? मैंने डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कई बार, उन्होंने बात समझी हमारी कि बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि पोजेशन दे दी, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, लेकिन पैसे देने के लिए कहाँ है? अरे मेरे पास तो मैंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्यों किया? इसलिए तो किया कि मेरा घर पड़ा है, टूटा पड़ा है या पड़ा, मेरे पास पैसे बनाने के लिए नहीं है। तो मैंने किसी के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया कि तू बना दे भैया, और तेरे को कंसीडरेशन में एक फ्लैट दे दूंगा या साथ में ये दे। यही करा ना सर, यही जजमेंट यही होता है। अब मैंने कहा यहाँ पर भैया लोग फंस रहे, मैंने कहा जिसको 54 लेना है वो तो ठीक है,
वो बच जाएगा। लेकिन कुछ ने बेचना है उसमें से, सपोज 3 फ्लैट मिले, एक बेचना है, तो कैसे करें? अब सवाल आया करें क्या? तो फिर लॉ को जब हमने कहा तो गए थे ईद मनाने प्रमोद जी, रोजे गले पड़ गए। एक नया सेक्शन डाला है 45 सबसेक्शन 5A। कौन सा डाला? सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। मैं इस सेक्शन को बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा, कोई क्वेरी स्टेज पर है किसी के पास? कोई क्वेरी है? वर्ड यूज किया हुआ है कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो भी तो आएगा, वो तो 45(5) में आएगा ना सर। हाँ। सर, स्वप्निल जैन जी ने एक क्वेरी किया है, a landowner has recorded the land as work in progress in his balance sheet. Now he is entering into a JDA with a developer. What would be the tax implication in the hands of the landowner? Who is the landowner? Work in progress का मतलब इन्वेंट्री दिखाई है उसने, करंट एसेट है सर, वो कैपिटल एसेट तो नहीं है। स्वप्निल जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, उसको अनम्यूट करके पूछवा लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर दिया, पूछिए। हाँ सर, सर मेरे केस में जो लैंड ओनर है, अपने दर्शन भी दे दे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, तो मेरे केस में लैंड ओनर है। पहले तो एसएससी का क्या चीज है? एसएससी क्या है? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी क्या है? सर कंपनी है। दैट्स पहला पॉइंट तो आपने क्लियर कर दिया। जो मैं 45(5)A करने जा रहा था वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ का है। बाकियों के लिए उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि ये जितने भी हैं इनकी इन्वेंट्री होती है लैंड बिल्डिंग, कैपिटल एसेट नहीं होती। अनलेस की कैपिटल एसेट आपने दिखाई, वो नॉर्मली ये इन्वेंट्री है। और जब आप इन्वेंट्री के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेंगे तो आपको तरीका कई तरह का आता है। आपने क्या किया? आपने क्या कोई नई फर्म बना ली, एओपी या एलएलपी, या क्या किया, या सिंपल एग्रीमेंट ही किया है? ये बताइए। सिंपल एग्रीमेंट, जिस कंपनी में लैंड एग्रीमेंट किया, आपकी इन्वेंट्री है, उसने उसको कंस्ट्रक्शन की, यही कर रहा है। हाँ, और उसने कंस्ट्रक्शन की, आपको इसके ऊपर बिजनेस इनकम होनी है, ना कि कैपिटल गेन होना है। पहला पॉइंट, कंपनी को इसके ऊपर बिजनेस इनकम होनी है। इस पे 45(5)A नहीं लगना है। 45(A) कैपिटल एसेट के लिए है, ये बात समझ। इस केस में आपने जो ट्रांसफर किया है ओनली उसको दिया है बनाने के लिए, कोई एग्रीमेंट के नहीं। आपके पास ओनरशिप है और वो आपके ही लैंड की ओनरशिप रहेगी, अनलेस कि आप कोई और कंपनी बनाकर वहां ट्रांसफर ना कर दें एसेट को। और उसको ओनरशिप रही तो जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ और जब कंप्लीट होगा, जब वो कंप्लीट होगा और आप जो पोर्शन देंगे वो उसके ऊपर आपको बिजनेस इनकम निकालनी पड़ेगी। अब बात को समझ लें, आपको उस पर बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे कि आपको, आपने जो 1/4 या 1/3 लैंड दी है ना सर, और आपके ऊपर उसने कंस्ट्रक्शन पे कॉस्ट इंकर करी है, तो आपने 43CA में अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जब आप लैंड देंगे ना तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की पोर्शन में उतने पे लैंड पे कैलकुलेट कर दीजिए कि आपने इतनी पोर्शन दे दिया और बाकी पोर्शन आपके पास। जो मैं 45(5)A करने जा रहा हूं ना, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। आप यहाँ क्या करिए कि आपने जब भी कैपिटल बिजनेस इनकम निकालनी है, कब निकलेगी? ओनरशिप तो आप ही के पास, आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया होगा कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है, ओनरशिप आपके पास। जेडी एग्रीमेंट से रजिस्टर होगा है, जेडी एग्रीमेंट है जो सर, वो रजिस्टर होगा। डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराया है। हाँ। अब आपने उसमें क्या लिखा है? लैंड हमने दे दी कि लैंड हमने नहीं दी? तो लैंड मेरे पास ही है, डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए। वो डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट है ना, अदरवाइज ओनरशिप आपके पास है। हाँ। वेरी गुड। तो अभी तो कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं। आप अपनी बिल्डिंग पर, अपनी लैंड पर बनवा रहे हैं, एक बिल्डर से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसको एक कंसिडरेशन जो मनी में देना था आप उसको काइंड में दे। काइंड में क्या दे रहे हैं? 1/4 ऑफ द लैंड, क्योंकि बिल्डिंग तो उन्होंने खुद बनाई है उसको। 1/4 ऑफ द लैंड। तो उस वक्त जब आप उसको देंगे तो हम 1/4 ऑफ लैंड के ऊपर सेल निकालकर 43CA लगाकर और कैपिटल गेन टैक्स लगा, सॉरी बिजनेस इनकम ले, बिजनेस इनकम, इट इज नॉट कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम।
क्लियर? सर वो क्लियर? एनी कब एनी तक- एनी क्वेश्चन? सर टैक्सेबल कब होगा सर, जब वो फाइनली बेचेंगे? जब फाइनली आप देंगे उसको, आप जब ट्रांसफर करेंगे उसको 1/4, उसके नाम रजिस्टर कराएंगे, तब होगा। तो अभी तो पोजेशन ही आपके पास है, मालिकाना हक तो आपके पास है। आपने उसे कहा तो बिल्डिंग बना दे, पैसे नहीं दिए, काइंड में बना रहे हैं, और उसे कंसिडरेशन आप दे रहे हैं काइंड में, क्या एक फ्लैट दे दे। फ्लैट तो उसने खुद बनाया, लेकिन बिल्डिंग लैंड तो आपने दी, वो पार्ट ओनर ऑफ द लैंड हो गया। और लैंड आपने ट्रांसफर कब करी? जब उसके नाम पे रजिस्ट्री करा। वो क्या करते हैं, रजिस्ट्री अपने नाम पे भी नहीं कराते, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करा के रजिस्ट्री किसी और के नाम कराते। सीधा फ्लैट ओनर आपको ये भी पता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। रजिस्ट्री जब उस वक्त करेंगे ना, उस वक्त आपको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अभी कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का है? नहीं सर, अभी और नहीं है। चलिए, अब मैं जो आपको बताया कि 90% में जो इंडिविजुअल एचयूएफ होते थे वो एग्रीमेंट करते थे डेवलपमेंट वालों से, कोई रजिस्टर नहीं कराता था, ना डेवलपर कराता था, ना आप कराते थे। और हम क्या करा करते थे, पोजीशन दे देते थे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट विच वर देयर, बट और उसको हम ट्रांसफर मानकर कैपिटल गेन निकाल कर बाद में 54 या 54 बी भी ले लिया, डी भी, एफ भी लेते थे, 54 54 अगर वो रेजिडेंशियल था। तो रेजिडेंशियल नहीं था तो 54 54 एफ नहीं मिलना था। बाकी तो हमें कैपिटल गेन टैक्स कब देना पड़ता था? जिस दिन मैंने पोजीशन हैंड ओवर कर दी। ठीक है ना रिक्की जी? जिस दिन पोजीशन हैंड ओवर कर दी। और हम कहते थे पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, क्योंकि हमने पोजीशन दे दी तो वो ओनर बन गया, क्योंकि हमारे पास बहुत जजमेंट थी। लेकिन जब जजमेंट CS एटवाल की आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आई तो सारा धाराशाही हो गया कि ना ना ना, जब तक एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं करा जाएगा और पोजीशन साथ में दी जाएगी तब तक तो ट्रांसफर माना जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं कराया तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर तब माना जाएगा जब आप उसको रजिस्ट्री कराकर देंगे। क्लियर हो गया? ये क्लियर था। अब हम जब उनसे बात करने के डिपार्टमेंट ने, तो डिपार्टमेंट ने एक नया लॉ निकाला जिसका नाम रखा सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल ए। ये जो सेक्शन है, अगर किसी का किताब है तो सामने रख के देखें, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक जेंटलमैन, नाम में उसका सामने नजर नहीं आ रहा, कोशिश कर रहा हूं, विवेक अग्रवाल जी किताब खोल के बैठे हैं। अच्छी बात, वेरी गुड, रियली। और इधर भी बैठे हैं, क्या नाम है इनका, कोई नाम समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कुछ छोटे में है, लेकिन जरा 1 मिनट 45(5)(a) क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर 45(1). यहां से स्टार्ट करता है सर, सिर हिला दिया करिए क्योंकि जो पढ़ रहे हैं सिर हिला। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर 45(1). 45(1) क्या कहता है कि 45(1) कहता है वेयर देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, capital gain arising from the transfer of capital asset shall be taxable, shall be chargeable to income tax in the previous year in which transfer took place. Am I right? जिस साल आप ट्रांसफर करते हो उस साल कैपिटल गेन अराइज। वो कहता है लिखा होगा, भूल जाओ 45(1). अब 45(1) क्या कहता है? Where a capital gain arises to an assessee, any capital gain arising to a assessee being individual HUF, ठीक कह रहा हूं, from the transfer of any land or transfer of any capital asset being land or building or both। वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि शायद मैं किताब पढ़ के बोल रहा हूं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि यार ये बोल रहे हैं, सारी किताबें याद है। वो मेरी तरफ बार बार देख रहे हैं। किताब को पढ़ते हैं फिर मेरी तरफ देखते हैं, किताब को पढ़ते हैं फिर मेरी तरफ देखते हैं, ये सोचकर शायद मैं नीचे कागज रख के पढ़ रहा हूँ। सर मैं कागज रख के नहीं पढ़ रहा। तो मैं ये बता रहा हूँ, notwithstanding anything contained under section 45(1) where any capital gain arises to an assessee being individual or HUF from the transfer of any capital asset being land or building or both under a specified agreement। करेक्ट है? प्लीज नोट, अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। यही रुक जाइए। क्या कह रहा हूं? कैपिटल गेन अराइजिंग टू असेसी। असेसी कौन?
ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ, बाकियों के लिए 45(5) नहीं है, बाकियों के लिए 45(5)(a) नहीं है, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। आगे क्या लिखता है? बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। कौन सी कैपिटल एसेट? एनी लैंड, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ठीक कह रहा है जी, लैंड और बिल्डिंग बोथ अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मीनिंग दे रखा है एक्सप्लेनेशन में, बाद में बताता हूं। इन सच केस द कैपिटल गेन shall arise in the previous year in which the completion certificate is obtained from the competent authority. Am I right, sir? किस साल कैपिटल गेन होगा? जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप obtained कर लेंगे, वेदर फॉर पार्ट और होल ऑफ द प्रॉपर्टी। लिखा है ना, वेदर फॉर पार्ट और होल ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उस साल कैपिटल गेन चार्जेबल टू इनकम टैक्स। सर मैंने कैपिटल गेन चार्जेबल टू इनकम टैक्स कहा है, लेकिन ट्रांसफर कब मानी जाएगी? सर ट्रांसफर कब मानी जाएगी? जब आपने ट्रांसफर किया, जिस साल आपने ट्रांसफर कर दिया अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। आपने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के अंडर ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए क्या जरूरत है? मैं ये बोल रहा हूं बार बार, जब ट्रांसफर अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होगा ना भाई सर, तो इस केस में इंडेक्सेशन जो होगा ना, वो अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर होगा, ना कि जिस साल कैपिटल गेन लगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? सपोज कीजिए 2019 में मैंने एग्रीमेंट किया, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट करके लैंड ट्रांसफर कर दी, किसको दे दी? किसको दे दी? बिल्डर को दी, अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। देख रहे हैं, अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट हम वो ट्रांसफर मान लेंगे, लेकिन ट्रांसफर मानने में तो कैपिटल गेन उसी साल टैक्स लगना कहता है ना, नॉट विद दिस टाइम। हम कब मानेंगे टैक्स? इट विल बी चार्जेबल टू कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर in which the completion certificate is issued by the competent authority whether for part or whole of the project। यही लिखा है सर, ठीक है। सो दो डेटें अलग अलग हो गई, एक डेट पोजेशन देने की स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में, और एक डेट कैपिटल गेन चार्ज करने की। अभी तो मैंने बताना है, अब जब स्पेसिफाइड एग्रीमेंट नीचे लिखा हुआ है जरा उसको पढ़िए। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मीन्स ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। प्लीज नोट द वर्ड रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड होगा तो सेक्शन 45(5)(a) लगेगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है। वेयर द ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग और बोथ, एम आई राइट? ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ मेक अवेलेबल his capital asset being land or building to a developer। आपने अपनी लैंड और बिल्डिंग you have made available to the developer for developing any land or building or both under a project। प्रोजेक्ट है ये, उसमें आपने लैंड और बिल्डिंग for a consideration which is in the form of land or building or both। कंसिडरेशन किस में आनी चाहिए? जरा एक बार ही नाम बता दें जो ये लिख रहे हैं, ताकि इनका मैं बार बार नाम बोलूंगा, नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। जरा अनम्यूट करके बताइए सर। हाँ सर, मुझसे पूछ रहे हैं राजेंद्र रामपुरिया। हाँ, क्या नाम? राजेंद्र रामपुरिया। राजेंद्र रामपुरिया जी। राजेंद्र जी बोलूंगा। सो राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा कि एक तो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ जो ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग है, उसने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, किसके साथ? डेवलपर के साथ किया, और उस एग्रीमेंट के तहत उसने अपनी लैंड और बिल्डिंग मेक अवेलेबल कर दी फॉर डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट। लेकिन कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलना चाहिए? इन काइंड, वेदर लैंड और बिल्डिंग और बोथ। और उसके आगे वर्ड पढ़िए कॉमा के बाद, वेदर विद और विदाउट एनी कंसिडरेशन इन कैश। वेदर विद और विदाउट एनी कंसिडरेशन इन कैश। पैसा साथ में मिला नहीं मिला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको लैंड, आपको जो लैंड दी या जो भी बिल्डिंग दी, उसके बदले आपको लैंड या बिल्डिंग ही मिली है काइंड में, सिर्फ पैसे नहीं लिए। अगर आपने सिर्फ मनी ले ली और कुछ नहीं लिया
तो 45(5)(a) नहीं लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको लैंड और बिल्डिंग दोनों मिलनी, या लैंड है डेवलप करी या बिल्डिंग, और बोथ आपको मिली है इन कंसिडरेशन, ठीक है ना, इन कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन में मिली है, ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, इसके साथ हो सकता है आपको पैसा मिले या नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं भैया तेरे को 3 फ्लैट दे दूंगा, बिल्डर कहता है और साथ में 1 करोड़ रुपया भी दे दूंगा, तो लैंड के साथ मनी भी है। अगर वो सिर्फ मनी देगा तो 45(5)(a) नहीं लगेगा, फिर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लगेगा, वो बताऊंगा। लेकिन 45(5)(a) कब लगेगा? जब आपका स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है, और अंडर दैट स्पेसिफाइड एग्रीमेंट विच इज अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, प्लीज नोट द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, where you have made available the land or building which is owned by you to the developer for developing a project, and the consideration you are going to receive is either in the form of land or building or both. Am I right? Whether with or without consideration in cash. ये क्लियर हो गया? आपको कंसिडरेशन काइंड में लेना है, कैश जरूरी नहीं है। तो कहता है कैपिटल गेन विल अराइज, ऊपर मैंने वापस जा रहा हूं, कब अराइज करेगा? व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेदर फॉर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और होल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। उस साल कैपिटल गेन लगाना है। अब बेड़ा गर्क जो किया है, अगला लिखता है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, लिखा है ना ये बात, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन दिस केस द कंसिडरेशन प्राइस शैल बी। अब जरा ध्यान से सुनना राजेंद्र जी, कंसिडरेशन प्राइस शैल बी हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। यहां बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मैं बताऊं? सुनिए, पहले हम क्या करते थे राजेंद्र जी, हमने एग्रीमेंट किया, चाहे वो रजिस्टर्ड करा लिया, हम 1/4 लैंड देते थे, 3/4 लैंड में तो मैं ही ओनर हूं, या हाफ देते थे, जो भी परसेंटेज है, 1/4 उसको दे दिया, 3/4 का मैं रह गया। जब मैं ओनर हूं तो मुझे उस लैंड पे तो कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, सिर्फ 1/4 पे हुआ। 1/4 कैपिटल गेन जो निकालना है वो लैंड को ट्रांसफर किया, उसके बदले 3 फ्लैट मुझे मिले। ऐसे ही निकालते थे ना हम। 3 फ्लैट की वैल्यू को कि फ्यूचर में होती थी, हम कहते थे फ्यूचर छोड़ दो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो लैंड की और कैपिटल गेन टैक्स दे दो, यही करते थे। अब ये क्या कह रहा है? अभी तो कैपिटल गेन लगना ही नहीं। लगना कब है? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाए। और कंसिडरेशन प्राइस क्या होगी? कहता है हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इसका मतलब समझे, जो पूरा प्लॉट था 500 गज का, हमने 500 का 500 ही ट्रांसफर मानना है, और फिर ये पूरा ट्रांसफर कर दिया, पूरा। अरे मैंने तो 1/4 दिया। कहता ना 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 ना, पूरा 500 मीटर चला गया। अब आप उसके बदले कैपिटल गेन निकालना है, तो कंसिडरेशन प्राइस क्या निकालेंगे? जो 3/4 लैंड की प्रेजेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, प्लस उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है उसको लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरे 500 मीटर की लिस्ट कर दी। अब बात को समझ रहे हैं? सर मेरी एक बात सुनिए राजेंद्र जी, 3/4 तो मैंने बेचा ही नहीं था, मैंने तो 1/4 ही दिया था। 3/4 में तो मैं ही मालिक हूं और मेरा ही फ्लैट बना के दे रहा है उसके ऊपर, तो मेरे को क्या मतलब है? कहता ना, इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट में हम मानेंगे कि आपने पूरी लैंड ट्रांसफर कर दी 500 मीटर की, और कैपिटल गेन पूरे पे निकालेंगे। जब कैपिटल गेन निकालेंगे तो 500 मीटर की इंडेक्स कॉस्ट लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगी, या बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की लेंगे। अब कंसिडरेशन प्राइस क्या लेंगे? जितना पोर्शन ऑफ लैंड आपको वापस मिला और उसके ऊपर जो बिल्डिंग मिली, उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाली, और तब कैपिटल गेन निकाली। मैंने उनको कहा सर आप उसकी बात तो मान लिया, जो सुपर स्ट्रक्चर बना उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लूं, वो तो वही होगी जो उसने कॉस्ट करी, लेकिन ये जो लैंड मैंने बेची नहीं, आप तो उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर मुझे टैक्स लगा रहे। कहते ये तो ऐसे ही, मतलब आप समझ रहे हैं, मुझे पूरी लैंड ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और उसके बाद 3/4 लैंड प्लस उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की जो वैल्यू है
उस पे कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आई तो आगे बढ़ूंगा, नहीं समझ में आई तो पहले इसी को समझ। मैंने क्या कहा सर, मैंने क्या कहा, सपोज कीजिए मैंने 4 फ्लैट बनाने हैं, मैं दूसरी एग्जांपल ले, 2 फ्लैट वो रखेगा और 2 फ्लैट मुझे देगा। पहले तो उन्होंने कह दिया कि देखिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए, आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया, हम ट्रांसफर माल लेंगे, लेकिन कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। कैपिटल गेन कब लगाएंगे? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हम यही चाहते थे ना। आज कैपिटल गेन कहां से लगाएं, पैसे नहीं है, टैक्स तो उसमें का लगाना चाहिए जब वो फ्लैट कंप्लीट हो गया। ये बात तो मान, बहुत अच्छा किया कि कैपिटल गेन तब लगाएंगे, लेकिन ट्रांसफर आज की मान लें, ट्रांसफर मान लेंगे 2019 की, बिल्डिंग कंप्लीट हुई 21 की, तो कैपिटल गेन 21 में लगाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मुसीबत क्या कर दी, कहता है भैया इस केस में आपने 50% लैंड नहीं दी, 100% लैंड दे दी, और उस 100% के बाद आपको 50% लैंड और उसके ऊपर बिल्डिंग मिल गई है। ये दोनों की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालकर और उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकालकर कैपिटल गेन निकाल। ये समझ में आ रहा है? कैपिटल गेन निकाल। हाँ राजेंद्र जी बोलना चाहते हैं। सर लेकिन ये कहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेरे को 100% लैंड एंड बिल्डिंग की को ही लेना होगा? हिज शेयर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग देखा आपने, जो कंसिडरेशन प्राइस। हाँ, कंसिडरेशन प्राइस हिज शेयर ऑफ लैंड एंड हिज शेयर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हिज शेयर कौन सा है? जो उसको मिला वापस। हाँ, उसको वापस मिला, तो फिर जो तो मिला ना पूरी लैंड। अरे यार आपने ट्रांसफर कर दी लैंड अंडर एन एग्रीमेंट और या बिल्डिंग अंडर एन एग्रीमेंट, नहीं तो फिर आप हिज शेयर को लिखते, आप लिखते सिर्फ उतना पोर्शन जितने पे वो बिल्डिंग बनी, उतना लैंड तो मेरी रहती। उनका ना, आपने 100% लैंड दे दी। एक्चुअली बड़े प्रोजेक्ट में तो ऐसा ही होता है कि आप पूरी लैंड दे देते हैं, उसके बाद कुछ यूनिट आपको मिल जाती है। सर वो लिखते हैं, छोटे प्रोजेक्ट हाउस होल्ड के हैं, उसमें ऐसा थोड़ी होता है। सर जनरली क्या लिखा जाता है एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि अगर मान लीजिए बिल्डर को मिल रही है 75% पोर्शन प्रोजेक्ट का मिल रहा है वापस लैंड ओनर को, बिल्डर को नहीं, लैंड ओनर को, नहीं लैंड ओनर को अगर 75% वापस मिल रहा है तो हर एग्रीमेंट में लिखा रहता है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड इज आल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड। वो जमाने चले गए। आज ये 45(5) में यही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली प्रोपोर्शनेट शेयर ट्रांसफर होगी तब, लेकिन अभी तो कैपिटल गेन ऐसे निकालना है। सर फिर शेयर अपना लैंड का क्यों ले रहे हो? लैंड के तो आप ओनर हो, आप राजेंद्र जी लैंड के ओनर हो, तो कंसीडरेशन प्राइस में लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज की क्यों ले रहे हो? लैंड की खाली 75% की ले सकते हैं। नो हिज शेयर, हिज मींस जितने लैंड ओनर का शेयर। हाँ, लैंड ओनर का 75%। 75% की लैंड की कीमत क्यों ले रहे हो भाई? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज की। अरे आपकी तो परचेज करी हो सपोज करो 1999 में या 2004 में, तो आज क्यों ले रहे हो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडरेशन में? कंसीडरेशन में क्या ले रहे हो? आज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग जो आपको मिली, आपको कब मिली? एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो आपको जब वो मिली उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लैंड की भी लेनी है और बिल्डिंग की भी लेनी है, और वो कंसीडरेशन प्राइस है। तो फिर लैंड की अगर आपने ऊपर अपनी ली तो नीचे तो पूरी लैंड गई ना। अरे पूरी लैंड गई थी तो कैसे होगा? अगर आपकी लैंड नहीं गई तो फिर कंसीडरेशन प्राइस में अपनी लैंड क्यों ले रहे हो? सेल में, सेल प्राइस में अपनी लैंड क्यों ले रहे हो? मतलब पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लैंड भी ले रहे हो। इसका मतलब पूरी प्रॉपर्टी का नेचर चेंज हो गया। जी हाँ, पूरी लैंड ट्रांसफर कर दी गई या पूरी बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी गई। उसने बिल्डिंग तोड़ी, उसके ऊपर बनाया और आपको पोर्शन दे दिया, और जब पोर्शन दिया, जितना पोर्शन आपको मिला उसकी लैंड और बिल्डिंग दोनों की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालकर कैपिटल गेन निकालना। दैट इज द कंसीडरेशन अमाउंट। तो सर इंडेक्स कॉस्ट जो पूरा लैंड का निकलेगा, जब जिस दिन आपने ट्रांसफर किया वो 2 साल पुरानी होगी। इंडेक्सेशन विल बी डन अप टू 2019 इफ द कंप्लीशन इज 2021। डबल मार पड़ी, इंडेक्सेशन भी कम दी आपने, 2019 तक की इंडेक्सेशन दी और 2021 को टैक्स लगाया। अरे 2021 को तो मेरे को टैक्स लगाया, तो 2021 तक की इंडेक्सेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो मान लेंगे जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया और लैंड दे दी किसको? बिल्डर को, उसी दिन ये ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर हो गया तो इंडेक्सेशन उस दिन तक ही होगी। वो ट्रांसफर मान लिया गया, बट टैक्स नहीं लगा हुआ।
टैक्स कब लगा? जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। आप समझ रहे हैं बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, यही तो डिफिकल्टी है। एक तो सत्यानाश, उसके ऊपर सवा सत्यानाश। सत्यानाश क्या कि मेरी लैंड की मान लो, और सवा सत्यानाश की इंडेक्सेशन पुरानी डेट का करो। अरे 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए बिल्डिंग बनाने में, जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मैं तो मारा गया ना। मुझे तो ट्रांसफर आज मान लिया गया, और ठीक है कैपिटल गेन नहीं लगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मुझे लूज हो गया ना 2-3 साल का। ये प्रॉब्लम। हाँ, सर फिर एक नीचे क्वेश्चन और, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लगेगा। फिर वो नॉर्मल में जाइए, और नॉर्मल में क्या है, वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप सेल रजिस्टर्ड नहीं करा देते। जो पुराना सिस्टम था कि हम क्या करते थे कि पोजेशन दे देते थे एग्रीमेंट टू सेल करके, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं कराते थे, तो उस केस में हम तो कहते थे ये ट्रांसफर मान ली गई। वो कहता ना, ये ट्रांसफर है ही नहीं। ट्रांसफर कब मानी जाएगी? जब रजिस्ट्री कराओगे। रजिस्ट्री कब होगी? जब कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप बिल्डर को पैसे दो, उल्टा बिल्डर को दोगे, तब आप नहीं देगा। अब तो बिल्डर आपको बना के दे रहा है, फिर आप बिल्डर को कहोगे तेरी जो पेमेंट है वो मैंने देनी थी कैश में, मैं तेरे को एक फ्लैट दे, और उस वक्त ट्रांसफर में। आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर आपका ये वाला एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है, ये समझ में आ रही है? बड़े कंफ्यूजिंग है। मैं बहुत बार लड़के आया हूं, लेकिन उनके कान में जू नहीं रही। मैंने कहा ये ठीक तो कर दो। कहता देखिए आपके पास 2 एकड़ का प्लॉट है और आपने उस पर ये प्रोजेक्ट बनवा दिया। मैं कहा बड़े बड़े प्लॉटों में तो मान लिया, ये तो हमारा भी एक 500 गज का है, 200 गज का है, 400 गज का है। मैंने बिल्डर के एग्रीमेंट किया, तो पर्पस मेरा ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा चल एक तेरे को दे देता, बाकी मेरा है, तो मेरे वाली चीज पे भी आप टैक्स लगा दो। वो कहते जी यही हो। हालांकि मैंने कहा था छोटे प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वहां पे तो ठीक है, लेकिन अभी तक माने नहीं। एक और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ट्रांसफर को जो करेंगे ना, इंडेक्सेशन आपको उस दिन तक दे देंगे जिस दिन ये कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन वो भी नहीं माना, वो भी नहीं माना है। ये आपको क्लियर हो रहा है? ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 45(5)(a) है, किसी के लिए। हाँ, कंसीडरेशन क्या होगा? एक तो यूआर पोर्शन ऑफ लैंड और बिल्डिंग प्लस कंसीडरेशन मिला, वो भी जोड़ दीजिए। सर जब कंसीडरेशन मिला होगा शुरू में, वो तो एडवांस मिल गया होगा 1 करोड़ रुपया, वो अभी टैक्स नहीं लगना 1 करोड़ रुपए पे, लेकिन टीडीएस तो काट के रखेंगे। अरे टीडीएस तो काटेंगे, काट लीजिए, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड कर देना टीडीएस। लेकिन जाकर कब टैक्स लगेगा? जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उस साल ट्रांसफर माना जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, 54 या 54(b)(f) का आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं। अगर ये बिल्डिंग ट्रांसफर की थी तो आपको रेजिडेंशियल फ्लैट मिल गए, आप ले सकते हैं। अगर आपने वो ट्रांसफर की लैंड की थी तो 54(f) का ले सकते हैं, अगर 54(f) का मिला। लेकिन रुकिए, अब एक और प्रॉब्लम आती है। एक जजमेंट आई कि देखिए आपने, अब लॉ आ चुका है कि आप एक रेजिडेंशियल यूनिट या एक हाउस खरीद सकते हैं। वो छोड़ दीजिए 2 करोड़ वाले में 2 हैं, वो छोड़ दीजिए। यू कैन बाई ओनली 1 हाउस, एम आई राइट? सेल 1 बाई 1, सेल 1 बाई 2 नॉट अलाउड। वो छोड़ दीजिए 2 करोड़ वाला, वो तो स्पेशल केस है। 54(f) में भी यही है, सेल एनीथिंग बाई 1 हाउस, यू कैन नॉट बाई मोर देन 1, ठीक है ना? सेल 1 बाई 1, सेल 2 बाई 1 है, सेल 1 बाई 1 है, लेकिन ये बाई 1 है। अब प्रॉब्लम आ गई कि उसने मुझे 3 फ्लैट दे दिए, तो क्या ये 3 डिफरेंट फ्लैट माने जाएंगे, 3 हाउस माने जाएंगे कि एक माने जाएंगे? मेरी बात को समझ रहे? वो एओ कहने लगे ये तो 3 यूनिट है, आपको तो 3, आप तो एक ही यूनिट ले सकते। अब मैं आपको पुरानी हिस्ट्री में ले जा, एक जजमेंट आई थी आनंद बसप्पा की, पहले आई थी ट्रिब्यूनल की और फिर बाद में आ गई कर्नाटका हाई कोर्ट की। बसप्पा ने क्या किया सुन लीजिए, एक एग्रीमेंट किया, उसमें उसने 101 नंबर और 102 नंबर 2 फ्लैट की। 101 आपने एक प्रॉपर्टी बेची और 101 नंबर और 102 नंबर फ्लैट अंदर से तोड़ दिया, और तोड़कर एडजॉइनिंग थे, एक ही घर बना दिया, एंट्रेंस भी एक कर दिया। तो उसने कहा कि आपने तो 2 घर खरीदे, उन्होंने कहा 2 नहीं खरीदे,
पार्ट ऑफ वन हाउस है, अंदर से एक ही है, तो एक भी गेट बना लिया, एडजॉइनिंग है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि दोनों फ्लैट आपको एक ही माना। सवाल इशू वो था तो उन्होंने वो इशू कर दिया। एक आदमी ने 101 नंबर लिया और एक 201 नंबर लिया और नीचे से छत तोड़कर ड्यूप्ले बना लिया, तो वो भी तो एक ही हाउस हो गया। जब वो एडजॉइनिंग हो गया तो वो भी हो गया। अब तीसरी जजमेंट को जरा ध्यान से सुनना। हुआ क्या, बॉम्बे में एक आदमी ने एक घर बेचा। अब वो 4 फ्लैट लेना चाहता था, फैमिली के बच्चों के लिए भी, इन्होंने कहा ले लेता हूं। एक ही बिल्डिंग में वो 7-7 फ्लैट लेने की कोशिश करी, वो मिले नहीं। तो उसको मिल गया एक 409 नंबर, एक 1211 नंबर, एक 1624 नंबर। 4 फ्लैट एक ही बिल्डिंग में मिले, लेकिन मिले डिफरेंट फ्लोर। अब सवाल आया, जब कोर्ट में केस गया, ये वो कहता है मैं नहीं मानता। क्या आपका वो आनंद बसप्पा का केस, वहां तो एडजॉइनिंग थे, आपने दोनों जोड़ लिए, वो पार्ट ऑफ द सेम हाउस हो गए, मैंने मान लिया। लेकिन ये तो डिफरेंट फ्लोर पे और डिफरेंट जगह पर है, ये मैं कैसे कर दूं? आई विल नॉट गिव यू। उस वक्त जो वकील होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसने दिमाग लगाया क्या करूं। उस वक्त और कोई जजमेंट नहीं, उसने कहा सर बात सुनिए, 4 फ्लैट इसने लिए, फैमिली बड़ी थी, लेना तो बड़ा फ्लैट चाहते था, 7-7 लेना चाहता था, मिला नहीं, 4 डिफरेंट फ्लोर में लिए। तो मैं 4 डिफरेंट फ्लोर में लिए, लेकिन हमारा किचन एक ही है, एक ही जगह किचन, गैस कनेक्शन भी हमने एक ले रखा है, हम खाना भी एक ही जगह खाते हैं, और राशन कार्ड भी एक ही है फैमिली का। तो 4 डिफरेंट राशन कार्ड नहीं, तो दे आर पार्ट ऑफ द सेम। वो सोने वहां जाते हैं, बाकी तो घर तो खाना किचन वगैरह सब एक ही है, तो ये भी पार्ट ऑफ द सेम हाउस। ये केजी व्यास की जजमेंट है, 16 ITD ट्राइब्यूनल की जजमेंट है, बहुत पुरानी, मैं वो बता दूं। लेकिन चिंता मत करिए, उसको भी अभी कोई वैल्यू नहीं, तो वो अलाउ कर दिया गया। अब क्या हुआ, एक कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आई। उसमें क्या हुआ, उसने एक लेडी ने, फातिमा बाई, उसने क्या किया, एक मकान के ऊपर 3 फ्लैट मिल गए, एक फ्लैट बिल्डर ने रखा, वो तीनों फ्लैट में रहने लग गई। वो एओ ने कहा नहीं, ये तो तीनों डिफरेंट फ्लैट है, तीनों डिफरेंट फ्लोर पे है, मैं आपको एग्जेम्पशन एक फ्लैट की दूंगा। उसने कहा रुकिए, मैं एक हाउस मेरे को अलाउड है, वन हाउस। हाउस का मतलब जरूरी नहीं है फ्लैट होता है, कंप्लीट हाउस। हाउस में कंसिस्ट ऑफ मैनी यूनिट। उसने एक जगह कहा, जब मुकेश अंबानी 29 मंजिल की बिल्डिंग में रह सकता है और उसकी सेल्फ बिल्डिंग है, तो ये मैं 3 मंजिल में रह रही हूँ, तीनों मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, आप कैसे करते? जजमेंट उसके फेवर में, 3 फ्लैट कि भैया पार्ट ऑफ द सेम हाउस है, ऑल्दो इट इज 3 फ्लैट बट दे आर पार्ट ऑफ द सेम हाउस, द बेनिफिट शुड बी गिवन टू देम। ये जजमेंट आ गई। उसके बाद एक जजमेंट दिल्ली की आई, गीता दुग्गल। गीता दुग्गल ने क्या किया, वही था, 3 फ्लैट ले लिए, एक दे दिया, लेकिन वो 3 फ्लैट जो थे ना, उसको उसने 2 फ्लैट किराए पे दिए और एक अपन दिया। तो केस गया, तो उसने केस साइड किया कि देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट हमारे फेवर में दी थी, ये जजमेंट भी हमारे फेवर में। वो कहता उस केस में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था तीनों, ये तो 2 किराए पे दिए और एक वो दिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, जस्टिस ईश्वर ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कि देखिए चाहे वो किराए पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये किराए पे दिया है तो पार्ट ऑफ द सेम हाउस। Since they are part of the same house, all the 3 units are part of the same house, the benefit will be given to you for the full house. तो अभी भी अगर आपको एक से ज्यादा यूनिट मिलते हैं तो फर्क नहीं है, they are part of the same house. हाँ, डिफरेंट अगर होगा बिल्डिंग में तो नहीं, एक ही बिल्डिंग में आपको 3 फ्लैट मिले हुए हैं, उस पार्ट ऑफ द सेम हाउस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया। क्योंकि ये भी जजमेंट मैं आपको बताना चाहता था, ये आपको बता। तो ये अब आपको बताया कि आपको एग्जेम्पशन तो मिलेगी 54F की, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, प्रोवाइडेड जब आपने ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर आपने मकान खरीद लिया या 3 साल में बना दिया। यही है ना लॉ, यही है ना लॉ, वो बना। हाँ, कैपिटल गेन स्कीम की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पैसा तो आपको मिला ही नहीं है। अगर पैसा मिला है वो कैपिटल गेन में जमा करा दो, बाकी की तो जरूरत ही नहीं।
तो ये आपको 54 ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल रेशियो के लिए, बाकियों के लिए उन्होंने कह दिया उनके लिए तो मोस्टली लैंड स्टॉक इन ट्रेड होती है, तो उसके लिए तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में बिजनेस इनकम होनी है। हम तो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, बिजनेस इनकम की बात नहीं कर रहे। सेकेंडली, अगर मेरी कैपिटल एसेट है और मैं एग्रीमेंट करता हूं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मान लीजिए अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप चाहे ट्रांसफर कर दे, पोजेशन दे दे। हालांकि 247B कहता है पोजेशन हैंड ओवर कर दी, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो टैक्स कब लगेगा? जब आप कंप्लीट हो जाएगा मकान और उसको पोजेशन देंगे, उस वक्त आप ट्रांसफर कर रहे हैं क्या उस आदमी को, और तब कैपिटल देंगे। ये क्लियर हुआ? आपके पास सवाल है तो जितने पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। सर आपने कहा कि अगर मेरा स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है तभी हमारा टैक्स लगेगा जिस वक्त में कंप्लीशन सर्टिफिकेट। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, स्पेसिफाइड का मतलब रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, तो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू अगर मैं लैंड ट्रांसफर कर रहा हूँ तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजेशन दे दो, ट्रांसफर नहीं है। बलबीर सिंह मैनी ने यही तो कहा। अच्छा, बलबीर सिंह मैनी ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि पोजेशन आपने दी नहीं है। ये मानी नहीं जाएगी ट्रांसफर। कब मानेंगे? जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप एक फ्लैट उसको बेचेंगे, तब आप 1/4 लैंड देंगे और फिर कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे। तब फिर डिफरेंस क्या हुआ सर? डिफरेंस तो कुछ नहीं हुआ। डिफरेंस हुआ, एक मिनट आप समझिए, आपने ट्रांसफर करा ही नहीं और आपको 3 फ्लैट उसने दे दिए, आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो अगर आपने उसको बेचना चाहते हो उन फ्लैटों को, आप बेनिफिट नहीं लेना चाहते, तो कैपिटल गेन टैक्स तभी लगेगा। और आपने जो ट्रांसफर किया, बिल्डिंग तो शॉर्ट टर्म हो जाएगी और लैंड लॉन्ग टर्म होगी, और उस वक्त आपको ये टैक्स लगेगा। अभी नहीं लगेगा, अभी आप पोजेशन दे के टैक्स कुछ नहीं लगेगा, उस वक्त लगेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। नॉर्मल प्रोविजन में कैपिटल गेन अराइजेज इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर टुक प्लेस, द ट्रांसफर हैज नॉट टेकन प्लेस टुडे, उसी वक्त आपको देना पड़ेगा। पोजेशन हैंड ओवर कर दीजिए। होता क्या है, एक पोजेशन हैंड ओवर करके बिल्डर तो आपको मार देगा, क्योंकि मालिक तो आप बन, पोजेशन तो उसके पास है, और एडवर्स पोजेशन में भी दिक्कत आ जाती है। अगर एक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो फायदा होता है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है और बिल्डर ने कंप्लीट नहीं किया तो आप तो फंस गए, यू आर अंडर। हाँ जी, हाँ बोलिए राजेंद्र। सर एक क्वेश्चन और है, पुराने केसेस ऐसे काफी आते हैं जिसकी अभी रजिस्ट्री हो रही है, एग्रीमेंट फॉर सेल बना हुआ है 15 साल पहले, और उस समय रेस्पेक्टिव पार्टी ने, जो भी सेलर था, उसने टैक्स पे कर दिया है, अब आज वो रजिस्ट्री करा रहा है। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो आपके अगेंस्ट आई हुई है, लेकिन उन्होंने इंटरनल इंस्ट्रक्शन देखी है, जो पुराने केस हो चुके हैं, लेट अस नॉट रीओपन। 6 साल से पुराने तो वैसे ही नहीं खुल सकते, तो वो ओपन नहीं कर रहे, लेकिन लॉ बन चुका है। और जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उसके बाद तो आप किसी कीमत में नहीं मानेंगे। 2017 में जजमेंट आ गई, ठीक है ना। पहले तो वो अपने ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट की जजमेंट मान लेते, और ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट ने मान लिया था कि ये ट्रांसफर माना जाएगा जब आप पोजेशन दे दें। नहीं सर, उस कारण से स्टाम्प वैल्यू बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी। 2 लाख में कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, आज उसकी स्टैम्प वैल्यू मान लीजिए 50 लाख है, और वो आज के दिन रजिस्ट्री हो रही है। आपके पास रूल है, अगर आपने एडवांस लिया हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और बिफोर दैट, तो उस केस में पुरानी डेट का एग्रीमेंट में माना जाए। वहां नहीं लिखा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, वहां रजिस्टर्ड नहीं लिखा हुआ। वहां पर अगर आपके पास एग्रीमेंट है और ऑन और बिफोर दैट डेट आपने कोई अकाउंट पे चेक या उससे कोई पेमेंट ले रखी है, तो हम पुरानी डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लेते हैं। कैश भी ली हुई है सर, खाली कैश ली हुई है। कैश को नहीं मानेंगे, वो तो उन्होंने मना कर दिया। वो तो बैक डेट की एंट्री कर, सर वो बैक डेट की एंट्री है, वो बैक डेट की एंट्री है राजेंद्र जी। दिखा दिया कैश, लोगों ने जब ये आ गया कैश अदर देन कैश, तो लोगों ने गिन्नी देनी शुरू कर दी। गिन्नी क्या सर, मैंने गिन्नी दी हुई थी, प्रूव हो गया। फिर उन्होंने लिखा ओनली अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और अकाउंट पे, और वो भी ऑन और बिफोर दैट डेट, ऑन और बिफोर दैट डेट। ये इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने लिखा अदर देन कैश, तो लोगों ने, दिमाग तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, और कलकत्ते वालों का तो कमाल का दिमाग है, कहने की जरूरत ही नहीं है। कलकत्ता वाले जो दिमाग लगाते हैं वो तो मैं भी नहीं लगा सकता। तो वो उन्होंने यही शुरू कर दिया
कि चलो एक गिन्नी दिखा दो, दे दी थी एडवांस, बयाना एडवांस में दे दिया, एक गिन्नी दिखा दी और कहा जी देखो हमने दे रखा है। उन्होंने कहा कैश नहीं दिया, काइंड में दिया हुआ। तो उस चीज को फिर उन्होंने फिर चेंज किया, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये किया है, आपने नोटिस किया, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, आफ्टर नहीं, ऑन, कैश नहीं माने। अभी सर एक कंपनी एक क्वेरी है 45(5)(a) में सीसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसकी चार्जेबिलिटी आती है। तो मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 3 टावर हैं और एक टावर बन गया, उसकी सीसी आ गई, पार्ट और फुल कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसी दिन लग जाएगा। और दिखाता है वेयर पार्ट और होल कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द फुल प्रोजेक्ट इज टेकन, ये लिखा है, पढ़ लीजिए, राजेंद्र जी को पढ़ के बता दें। अगर पार्ट कंप्लीशन भी आ गया तो पूरा प्रोजेक्ट तो भी आपको कैपिटल गेन लग जाना है उस दिन। ठीक है सर, बहुत से स्टेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट का सिस्टम नहीं, कई वो जमाना चला गया, रेरा आ गया सर, अब रेरा लग गया, रेरा में कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है, वो जमाने चले गए, हम पुराने लोग हैं, हमें याद है, नई चीजों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। सर एक चीज मेरा कहना है, बिजनेस सर मेरा एक चीज कहना है, बिजनेस एसेट रिलेटेड एक क्वेरी था सर। वन एट ए टाइम। हाँ बोलिए। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए जी, विद योर काइंड परमिशन। हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि सर अगर कंपनी में लैंड है तो 45(5) है, तो सर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, तो वैसे लग नहीं रहा है। और सर कंपनी में सर अगर स्टॉक इन ट्रेड दिखाया हुआ है और हम अगर जेडीए, इफ अ जेडीए इज बीइंग एंटर्ड इनटू विद द डेवलपर, वो एसेट क्या दिखा रखी है आपने? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जी सर। तो सर जो मेरे को कंसिडरेशन मिल रहा है सर इन टर्म्स ऑफ अ कपल ऑफ फ्लैट्स एंड सम मॉनेटरी अमाउंट, sir, both will be taxable in the hands of the company when the registry takes place, correct sir? Is our पोजीशन आपने नहीं दी, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया है सर, तो पोजीशन हैंडओवर कर दी। ठीक है सर। कंसीडरेशन आपने पोजीशन हैंडओवर कर दी। जी अब सर। आपने क्या जॉइंट वेंचर किया है कि आपने जॉइंट वेंचर नहीं किया? नहीं सर, कंपनी ने डायरेक्टली एंटर किया सर एग्रीमेंट डेवलपर के साथ। कंपनी ने कर दिया, तो आपने जब पोजीशन हैंडओवर करके दे दी तो वो ट्रांसफर उस वक्त ही मान लेंगे वो तो उसको। अच्छा, आपने मान लिया ना, आपने पोजीशन दे दी उसको, तो आपने उसको पोजीशन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में दी है तो ट्रांसफर माना गया। लेकिन यहाँ पर आप उतनी ट्रांसफर मानिए जितनी लैंड उसको मिलनी है। 45(5) में मत लगाइए, अगर उसको 50% देना तो 50% लगाइए, 30 देना तो 30 लगाइए। और कंसीडरेशन क्या होगी? उस लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो 43 CA में, 43 CA में। जी सर। 50 CA नहीं, बात तो एक ही है। नहीं सर, 43 CA करेक्ट सर। यहाँ CA लगेगा, 50 C नहीं लगेगा। पर आपको मालूम है 10% तक मार्जिन अलाउड है। ठीक है सर। तो सर इसमें जिस साल एग्रीमेंट हुआ सर उसी साल टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर? नॉट नेसेसरी, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो तो। ओके सर। रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एंड पोजेशन हैंडेड ओवर। ओके सर। अगर एग्रीमेंट में लिख ले तो मैं पोजेशन नहीं दे रहा, मालिक तो मैं ही रहूंगा जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी, और मैं जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं 2 फ्लैट उसको वापस उसको दे दूंगा, बेचने के उसको दे दूंगा, तो फिर तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस वक्त। ओके सर। पोजेशन दे दिया तो आपने दे दिया, पोजेशन नहीं दिया तो आपके पास ओनरशिप है, फिर तो आप कंप्लीट होने के बाद उसको कंसीडरेशन काइंड में दे रहे। ओके सर। डेवलपर को कंसीडरेशन काइंड में दे रहे। आप समझ में आ रहा है? जी सर। आप मालिक तो आप हैं, वो तो आपके बिल्डिंग में बना रहा है, आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे, कहते यार जब बन जाएगी तो 2 फ्लैट ले लियो, तो कंसीडरेशन काइंड में दे रहे हैं। तो फिर जिस वक्त आप उसको देंगे और उसके नाम रजिस्ट्री कराएंगे उस वक्त टैक्स लगेगा। सर अगर लैंड अगर एज एन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट से दिखाई हुई है और उस केस में अगर उसे फिर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में दिया जाता तब भी क्या बिजनेस इनकम में आएगी? तब भी कैपिटल गेन लग जाएगा। तब कैपिटल गेन लग जाएगा। वो कैपिटल गेन मानते नहीं है, कहते हैं कंपनी जो डेवलप कर रही है वो किस काम के लिए डेवलप कर रही है भैया, उसके बाद लैंड इन्वेस्टमेंट किस काम के, क्या अपना ऑफिस बनाएगी? अदरवाइज क्या करेगी? या बिल्डिंग किराए पे देगी तो बात अलग है, अदरवाइज तो उनका बिजनेस होना है, उसके वो ऑब्जेक्ट क्लॉज देखी जाएगी कंपनी की क्या पर्पस है, व्हाई दे आर होल्डिंग द लैंड इन कैपिटल। या तो अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज लैंड अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी लेते हैं। नॉर्मली तो
वो स्टॉक इन ट्रेड ही होता है नॉर्मली कह रहा हूँ नॉर्मल। इफ यू आर एबल टू एस्टैब्लिश दैट इट इज माय कैपिटल एसेट, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, वी हैव एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्शन, देन देयर विल बी कैपिटल गेन, देन देयर विल बी कैपिटल। मेरा एक क्वेरी, मेरा एक पॉइंट था कि बलबीर सिंह मैनी की जजमेंट में फैक्ट जो थे, से फैक्ट में 3 एग्रीमेंट थे, 2 एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तीसरे एग्रीमेंट में खाली क्या हुआ कि सिर्फ एग्रीमेंट ही हुआ, ना तो कंसीडरेशन आया ना पोजीशन दिया। उसको लेकर डिपार्टमेंट ने कहा कि हम तो कैपिटल गेन लेंगे बिकॉज इट इज पार्ट परफॉर्मेंस। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं उसमें क्लियर कर दिया सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में। मैं वही बोल रजिस्टर्ड नहीं होगा। वही अजय बोरा उसके काउंसिल थे, उन्होंने कहा कि सर ये पार्ट परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अमेंडमेंट आ गई 53A में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड इट विल नॉट बी 53A ट्रांसफर। तो वैसी चीज का पॉइंट उठा के कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। यहाँ पर तो रेवेन्यू पैसा मांग रही थी कैपिटल गेन और ये डिफेंड कर रही थी, लेकिन मान लीजिए किसी केस में लैंड ऑर्डर यदि टैक्स दे देता है रजिस्टर किए बिना तो उसको क्या प्रॉब्लम है? रेवेन्यू को तो आपको यही बताया, हाँ। कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर इज डन। हैव यू ट्रांसफर्ड एनीथिंग? यस, उनको पोजीशन दे दिया, कंसीडरेशन मिल गया। पोजीशन से कहां से ट्रांसफर है? 247 कहता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है पार्ट परफॉर्मेंस तब माना जाएगा जब एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होगा। लेकिन मैं टैक्स दे देता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं जी, अरे टैक्स आप दे क्या देते हैं? हमें तो ज्यादा पे लेने, आप कम पे ले रहे हैं। हम दे, आपने दिया कहाँ है? आपने बेचा क्या है? हम टैक्स कैसे? आपने एडवांस लिया है सिर्फ। मैंने सर राइट उसमें रिलिंक्विश कर दिया, मैं ट्रांसफर करके जा ही नहीं रहा हूं। आपने राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अलग चीज होती है। अगर आप गिफ्ट भी देते हैं तो भी रजिस्टर्ड जरूरी है, नहीं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाती। गिफ्ट ऑफ लैंड इज नॉट ए ट्रांसफर अनलेस इट इज रजिस्टर्ड। स्टैम्प ड्यूटी तो देनी पड़ती है, तब मानते हैं वो ट्रांसफर, नहीं तो नहीं मानते। एग्रीमेंट टू सेल भी जब रजिस्टर्ड होता है तो कुछ ना कुछ स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है, तब वो मानते हैं। इट इज अ प्रूफ दैट 3 साल बाद अगर रेट इनकम टैक्स की रेट ज्यादा होगी तब तो रेवेन्यू डिसएग्रीड होगा। सर अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं जब ट्रांसफर ही नहीं है? आपको एडवांस है अभी तो, आपके पास बीच का बिका ही नहीं, मालिक तो आप हैं। जब पोजेशन हैंडओवर की तब भी तो मालिक आप हैं, आप मालिक हैं, क्योंकि आपने रजिस्ट्री नहीं कराई। आपने उसके वो ओनर कैसे बन गया? अब पार्ट परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट 247B को सेटिस्फाई तो करोगे, अदरवाइज तो बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग तब मानी जाती है जब रजिस्टर्ड कराओ। लेकिन एक ही उसमें एक्सेप्शन है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसी में तो उन्होंने बता दिया कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा जब तक कि एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं हो। उसी में तो बताया। और बोलिए सर। एक क्वेरी है। हाँ सर, ये जो 54 में एग्जेम्पशन की बात कर रहे थे, मोर देन 1 हाउस या मोर देन 1 फ्लैट, तो सर एक प्रोजेक्ट में 3 बिल्डिंग्स हैं। अब बिल्डर ने चॉइस करके अलग अलग बिल्डिंग्स में, माने लैंड ओनर ने अलग अलग बिल्डिंग में अपना फ्लैट लिया, तो वो कर सकता है? नहीं सर, डोर प्रोजेक्ट नंबर एक ही है, से अलग पास हुए फिर दिक्कत आती, मुश्किल। सेम बिल्डिंग में होगा तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। वो तो डिस्प्यूट आप जितना मर्जी खड़ा कर ले। The big question is there are 3 different units provided by you, और वो 3 आपको बता दूं, 54 में एक बेनिफिट दे दिया कि अगर 2 करोड़ से ऊपर कैपिटल गेन नहीं है तो आप 2 घर खरीद सकते हैं वंस इन लाइफ टाइम, अदरवाइज तो नहीं है ना। आपको तो एक ही करना है। किसी जमाने की बातें और थी, एक के बदले 3 खरीद लीजिए, अब ऐसा नहीं। तो आई एम गोइंग टू द प्रेजेंट लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू द ओल्ड लॉ। और पूछिए जो भी पूछना है। अब कैपिटल गेन ओपन है, रियल ट्रेड ट्रांजैक्शन ओपन है, जितने सवाल पूछने पूछिए। कोई टॉपिक मुझे डिस्कस करना बता दीजिए रियल एस्टेट का, मैं कर दूंगा। रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट 45(5)A में नहीं आएगा ना फिर, क्योंकि विल दैट बी टेकन बेटा ये आप किसमें कर रहे हैं? स्टॉक इन ट्रेड में रेवेन्यू शेयरिंग होता है, कैपिटल एसेट है कि क्या है? सर इन द केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ रेवेन्यू शेयरिंग में भी वहां जाएगा कैपिटल गेन। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ उसको स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहा है फिर तो बात ही खत्म हो गई। या कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लो। सर अगर
कैपिटल एसेट्स लैंड अगर जॉइंट डेवलपमेंट में दिया जाता है और विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, एंड फिर बाद में जाकर फ्लैट्स जैसे जैसे सेल हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो उस वक्त में उसी वक्त कैपिटल गेन लगेगा, उसी वक्त लगेगा ना। अनलेस कि वो प्रूव कर दे कि ये बिजनेस है, और उसका बिजनेस प्रूव हो गया तो वैसे ही बिजनेस इनकम लग जाएगी। अदरवाइज बिजनेस इनकम नहीं, बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट में। तो मान लिया मैंने कह दिया कैपिटल गेन ईयर बाय ईयर लगेगा, जितना जितना बेचते जाओगे उतने पे लगेगा। सर, there is a company in which land is shown as an inventory, और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया सर, तो जॉइंट और उसका एग्रीमेंट टू सेल हैज बीन रजिस्टर्ड 2-3 years बैक, तो क्या उसी साल हमको टैक्स लग जाना था सर? क्या आपका एग्रीमेंट क्या कहता है? पोजीशन दे दिया, पोजीशन, हाँ, एग्रीमेंट टू सेल किया सर डेवलपमेंट करने के लिए। एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड किया था। यस सर। आपने पोजीशन दी है, लेकिन आपने आप एक बात सुनिए, आपका रेवेन्यू शेयरिंग है। मैंने 2 फ्लैट देगा और 1 करोड़ रुपया देगा। नहीं, तो आपके ये जो 2 फ्लैट और 1 है, क्या ये इन्वेंट्री का है? लैंड हैज बीन शोन इन द इन्वेंट्री सिंस लास्ट 20-30 years। अब आपने लैंड बेच दी, ठीक है ना सर? कंसीडरेशन पर लेट ले रहे हैं हम, उसकी जिम्मेवारी तो नहीं है ना, आपने बेची है। हम क्या करते थे इसमें, नॉर्मली क्या करते थे, जॉइंट वेंचर कर लेते थे। एक आदमी अपनी लैंड ले आता है, दूसरा उसको कंस्ट्रक्शन करता है, फिर उससे जो प्रॉफिट आता है वो बांट लेते हैं। ठीक है सर। आप क्या किया, लैंड को जब इधर लाते हैं तो हम क्या करते थे, नॉर्मली सिस्टम क्या था, जो लैंड ले आए वहां से उठाकर इधर ले आए। कंपनी पार्टनर बन गई उस HUF में, सॉरी AOP में, या एक LLP बना, लैंड LLP में ले आए। ठीक है सर, इन्वेंट्री लाए हैं, 45(3) नहीं लगेगा। ठीक है सर। इन्वेंट्री लाए तो 45(3) नहीं लगेगा ना, 45(3) लगता है कैपिटल एसेट को लाओ। हम इन्वेंट्री ले आए, इन्वेस्टमेंट किसकी है? कंपनी की। ले आए, उधर से वो आया, उसने पैसे लगाए और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। अभी कुछ नहीं हुआ। जब आपने जब बेचना शुरू करोगे तो वो LLP बेचेगी, और आपने रेवेन्यू शेयरिंग दे रखा है, LLP प्रॉफिट कमाएगी और LLP टैक्स देगी। तो सर अब मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी कब आएगी? आपके पास तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। आपने तो लैंड दे दी LLP को। नहीं, LLP मैंने AOP बना से जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, AOP बनाओ LLP बनाओ, आपकी मर्जी। LLP ज्यादा बेटर है, AOP में जरा टैक्स रेट ज्यादा है। करेक्ट। उसमें 37% वो लग जाता है सरचार्ज। मैंने तो क्या, मेरे 2 क्वेश्चन थे सर, कि जब 20 ईयर से एकेडमिक क्वेश्चन था कि 20 ईयर से वो लैंड एंटिटी मेरी कंपनी में कंट्रीब्यूशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोलना, AOP में आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया तो LLP उन्होंने बनाई सर, मैं कुछ नहीं किया। आपकी तो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें, इन द कैपिटल AOP, you are showing as an investment in AOP as a land। लैंड, और उसको इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे लैंड की AOP में। मैं अपनी कंपनी में जो बैलेंस शीट में मेरी जो प्रॉफिट आएगी, मुझे जो 1 करोड़ रुपया मिला 1 साल में, शेयर ऑफ प्रॉफिट सर जब टैक्स दे देता है वो AOP या टैक्स दे देता है फर्म, तो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(2)(a) में, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म। अच्छा, तो हमको टैक्स लगेगा ही नहीं? तो आपको क्यों लगेगा, वो दे चुके ना फर्म ने। अगर आप एक सेपरेट यूनिट बना लेंगे, आप अपनी लैंड कंट्रीब्यूट करो, वो अपनी कैपिटल लाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर वो माल बिकेगा जॉइंट, आधा प्रॉफिट टैक्स देगा, कौन देगा? वो फर्म देगी, वो AOP देगी, और देने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा। टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, दोबारा थोड़ी लगेगा। तो सर हमको जब 2 फ्लैट देगा उसका क्या होगा? उसका टैक्सेबिलिटी मेरे फाइल में कैसे आएगी सर? सर जब आपको फ्लैट उसने दे दिए तो आपको तो कंसीडरेशन, आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट तो काइंड में लिया। आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर आपने बेचा नहीं, काइंड में ले लिया, तो उसकी मार्केट वैल्यू लेकर वो सेल, उसकी सेल मानी जाएगी। डिसोल्यूशन करोगे फर्म को तो। और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट सर ही हैज पेड मी 1 करोड़ रुपीस आल्सो। नहीं, आपने सारा बेचा नहीं है प्रोजेक्ट। आपने क्या किया, 2 प्रोजेक्ट ले लिया अपने पास वापस, ये कहना चाहते हैं। तो आपको कंसीडरेशन काइंड में मिला है,
करेक्ट, मिलेगा। तो पहले टैक्स देगा, कंपनी देगी, आप कंसीडरेशन काइंड में लिए तो आपको सेल मानी जाएगी। ये सेल मानी जाएगी। ऑब्वियसली जब आप अगर एक सेपरेट यूनिट बनाते हैं तो, अगर एक सेपरेट यूनिट बनाते हैं तो सेल मानी जाएगी ना। एक आपने सेपरेट एंटिटी बना ली तो आपने अपना लैंड कंट्रीब्यूट कर दिया, उसने वो कर दिया। ये तब बनाई जाती है जब सारा बेचना हो। हाँ, ये सारा बेचना हो। अगर आप बेच नहीं रहे तो फिर वो उसमें कंटिन्यू रखिए ना, उसी फर्म में या कंपनी में। अच्छा, जब बेचोगे टैक्स लग जाएगा। अब तो बगैर बेचे ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि फर्म डिसॉल्व करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा ना। ठीक बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली ये एक एसएससी ने हाँ बोलिए। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में एक प्लॉट बेचा है। हाँ जी, और वो प्लॉट बेचने के बाद में इमीडिएटली अमेरिका चला गया है और वो कोविड के चक्कर में वहां से आ नहीं पाया है। तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर के एंड में आया है। आपको बता दिया गया था कोविड के चक्कर में क्या हुआ था, उसने पैसे जमा नहीं कराए। कैपिटल गेन स्कीम में क्या चाहता था? कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा नहीं करवाया, आके फ्लैट खरीद लिए 2 साल के अंदर। कैपिटल गेन स्कीम में पैसा नहीं जमा करवाया, लेकिन आके फ्लैट खरीद लिए 2 साल उसके लिए एक्सटेंशन दी गई थी 54 के लिए। उस पीरियड में अगर एक्सटेंशन मिल गई जो लॉ में आई थी तो ठीक है, एक्सटेंशन नहीं मिली तो नहीं मिलेगा। उसमें तो लिखा था ना, ड्यू डेट बढ़ा दी गई थी आपकी, मई तक बढ़ाई गई थी। बस जो भी बढ़ाई गई उसने मतलब करना था, नहीं तो फिर आपको देना था, टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप उस डेट तक कर लेते तो कोई नहीं था। थैंक यू सर। दोबारा भी बढ़ाई गई है डेट, 2 बार बढ़ाई गई है। मई तक बढ़ाया गया था, जून में खरीदा है। रिटर्न फाइल नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ तो फिर तो लगे देना पड़ेगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, जॉइंट डेवलपमेंट कम रेंट शेयरिंग एग्रीमेंट यदि मैं करता हूँ। हेलो, हाँ भाई बोलिए। रेंट क्या, मैं समझा नहीं। रेंट शेयरिंग एग्रीमेंट करता हूँ सर, जॉइंट डेवलपमेंट कर करके रेंट शेयरिंग एग्रीमेंट करता हूँ। मेरा ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन उस कंपनी ने बिल्डिंग बना करके रेंट शेयरिंग कर रहा है मेरे साथ में। सर आपने अगर बिल्डिंग बनाई है तो आपका कैपिटल गेन निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपने सेपरेट यूनिट बनाया कि कंपनी में ही रखा है। नहीं, इंडिविजुअल की जमीन है और कंपनी एग्रीमेंट कर करके, डायरेक्टर की जमीन है, डायरेक्टर ने एग्रीमेंट किया कंपनी के साथ में। हाँ, और इंडिविजुअल की एक डायरेक्टर क्या हुआ, इंडिविजुअल की बिल्डिंग कह रहे हैं आप? इंडिविजुअल ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर करके बिल्डिंग बनाई और उसको रेंट शेयरिंग एग्रीमेंट में डाल दिया कि भाई आपका 40% होगा, 60% रेंट जो है उस बिल्डिंग से मैं लूंगा एज इंडिविजुअल। हाँ, तो ये ट्रांसफर आपने जब डील दिया उस वक्त किसको दी बिल्डिंग? ओनरशिप आपके पास है कि उसके पास चली गई? ओनरशिप हमारे ही पास है। तो हमारे पास ओनर है, आप उतने पोर्शन ओनर है, अपने दिखाइए। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन रेंट शेयरिंग एग्रीमेंट में रेंट अगला भी दिखाएगा 60% मैं दिखाऊंगा मान लीजिए। हाँ, लेकिन पहले 40% पे टैक्स दे दिया आपने। हाँ, वो जो रेंट जो बनेगा उसके ऊपर तो टैक्स दूंगा ना सर। अरे रेंट पे नहीं सर, जो बिल्डिंग की ओनरशिप है बदल गई, 40% उसको जा रहा है। नहीं, ओनरशिप फिर भी नहीं बदल रही सर। 50 साल के लिए, 25 साल के लिए मैं एग्रीमेंट किया, उसके बाद बिल्डिंग मेरी है। 1 मिनट सर, लॉन्ग लीज दी, 12 साल से ऊपर की लीज में ओनर बन जाता है, वो डीम्ड ओनर माना जाता है। नहीं सर, हमने लीज तो दी नहीं है उसको। अरे मालिक आप है, वो कैसे मान जाएगा जो दूसरा आदमी पैसे उसने लगाए, और ओनर आप कैसे बन जाएंगे? है ना, उसको तो आप, और उससे ओनर तो मैं हूं ना सर, लैंड तो मेरी है ना। तो बिल्डिंग के ओनर कौन है? बिल्डिंग का ओनर भी अल्टीमेटली मैं ही रहूंगा सर 25 साल के बाद में। सर आपने उससे क्या चार्ज किया? उसका जो बिल्डिंग का है कमाल है, वो ऐसे ही आदमी छोड़ देगा बिल्डिंग अपनी? आप ओनर, आप सब कुछ, वो क्या है? नहीं, वो रेंट ले रहा है सर, 25 साल तक रेंट लेगा, 60% रेंट लेगा। आप रेंट लोगे ना? नहीं, रेंट किससे लेंगे? तीसरे आदमी को हम रेंट देंगे ना सर। आप मेरी बात नहीं समझे सर। आपके लैंड है, उसने बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग में आपकी ओनरशिप बिल्डिंग में तो है नहीं।
अब बिल्डिंग में मेरी ओनरशिप नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट के तहत जो भी है उसमें लिखा हुआ है कि भाई बिल्डिंग आप बनाएंगे और 60% रेंट आप लेंगे, 40% जो ओनर है लैंड का वो लेगा। और अच्छा। 25 साल इसी हिसाब से चलते रहेगा। और 25 साल बाद में यदि और 25 साल के लिए एग्रीमेंट को बढ़ाना हो तो हम 25 साल और बढ़ा सकते हैं एग्रीमेंट को। सर ये जो आप कह रहे हैं ना 12 साल के ऊपर ये ट्रांसफर माना जाता है। एक आप जितने भी रेंट एग्रीमेंट देखेंगे 9 साल से ऊपर नहीं होते, 12 साल से होते ही ये ट्रांसफर माना जाता है, ये सेल मानी जाती है। आप पढ़े तो 12 साल से ऊपर का जो भी देते हैं। नहीं तो रेंट तो मैं सर उससे नहीं ले रहा हूँ, जो बिल्डिंग बना रहा है मैं उससे नहीं ले रहा हूँ। अरे आपने उसको अलाउ तो कर दिया ओनरशिप, आपने उसको क्या दिया? आप तो ऐसे करिए रेंट आप ले, उसको 40% उसको दो, वो तो बात हो गई ना। रेंट आपका है तो 40% उसको दो, उसको कंसिडरेशन दिया उसने बिल्डिंग बनाने का, आपसे बिल्डिंग किसकी है? बिल्डिंग का पैसा वो कैसे ले रहा है आपसे? बिल्डिंग तो अगला बनाया ना अपने पैसे से, वो अपने पैसे से बिल्डिंग बना रहा है, आप रेंट है, आपने एग्रीमेंट कर लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 60% मुझे मिलेगा, 40% उसको मिलेगा और ओनर आप ही रहेंगे, ओनर आप ही रहेंगे। अगर वो एग्री कर रहा है तो हमें 25 साल का दे दिया, किसको दिया 25 साल के लिए? 25 साल तक रेंट बोलेगा 40% सर और 60%। अरे किसको दिया लैंड? आगे किराया किसको दिया? किराया उसी को दिया, किसी और को दिया? नहीं, तीसरे आदमी बिल्डिंग बनने के बाद। सर आप एक कुछ करेंगे ना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहां दिखाएंगे। आपका वो मेरे को समझ नहीं आई, ऐसा कोई एग्रीमेंट कैसे मान लिया कि आप ही मालिक हैं और आप कहेंगे 40% तेरे को अगर मिलेगा? क्या एग्रीमेंट क्या? यहाँ पे कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट, कोई ये एओपी बनाया, कोई ज्वाइंट वेंचर करा है, ये ज्वाइंट वेंचर कहा जाएगा ना? इसको ज्वाइंट वेंचर नहीं कहेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। हाँ सर एक क्वेरी है। हाँ हेलो। जो आपने एग्जांपल में बताया कि 3/4 वैल्यू ऑफ लैंड और सुपरस्ट्रक्चर की कॉस्ट कंसिडरेशन मानेंगे, 500 मीटर की जो लैंड दिया गया तो वो कंसिडर इंडेक्स कॉस्ट मानेंगे उसका, उसके बाद कैपिटल गेन आ गई। उसके बाद जो 54F का निकालेंगे तो 54F में वैल्यू क्या लेंगे? जो 3 फ्लैट हमें मिली है उसकी वैल्यू? सर 54F में आपने 3/4 आपको जो शेयर कंसिडरेशन प्राइस है वही तो इन्वेस्ट करना है। हाँ, सर जो कंसिडरेशन प्राइस क्या मिला 3/4 की लैंड की कीमत प्लस वो, उसको इन्वेस्ट कर दिया आपने। अच्छा, तो वही 54F में वही वैल्यू ले लेंगे? वही 54F में मिल जाएगा कंसिडरेशन प्राइस। अच्छा, ओके ओके गुरुजी, अगर किसी के पास में लैंड एज ए स्टॉकिंग ट्रेड है एंड वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए लैंड देना चाहता है तो क्या तरीका है कि मुझे जो कंसिडरेशन मिल रहा है और जब फ्लैट जब सेल हो रहे हैं उसी वक्त में मिल रहा है, हम क्या करते हैं सर, फ्लेक्सिबिलिटी हो? हम क्या करते हैं कि LLP बना लेते हैं या फॉर्म बना लेते हैं, हम अपनी लैंड इंट्रोड्यूस कर देते हैं LLP में, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड है 45(3) नहीं लगेगा। मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया लैंड, उसकी वैल्यू जितने भी होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितने की है और जितने की हम लाए और मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर। अब वो पैसा लाएगा और वो उसमें बनाएगा तो कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करेगा ना, वो करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा ना, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। हम एक एग्रीमेंट करेंगे, इसके ऊपर जो सेल करेंगे प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट हम इस रेशियो में बांटेंगे। तो फर्म पहले टैक्स दे देगी उसके ऊपर, बिजनेस इनकम सारी, और बाद में हम अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लिया करेंगे। क्लियर है ना? और अगर LLP नहीं बना हो, किसी ने पुराने पहले सालों में हो गया LLP नहीं बना हुआ हो, लेकिन AOP बन जाता है। AOP तो रजिस्टर्ड होना भी जरूरी नहीं है। नहीं, अगर फिर भी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है एग्रीमेंट, लेकिन सारे राइट्स हमारे पास में, कन्वेंस के राइट हमारे पास में है, उस वक्त में भी क्या जिस वक्त में हमको रुपया मिला उसी वक्त में टैक्स लगेगा? फिर आपने जो उसने पैसा आपको लगाया तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट दिखाया है अपनी किताबों में? हमारे बुक्स में हमने कुछ नहीं दिखाया। मुझे उन्होंने जो एडवांस दिया किताब में इन्वेंट्री थी और उसने पैसा लगाया
तो आपने क्या लोन दिखाया, क्या दिखाया, पैसा उसे लगा? एडवांस दिखाया उसकी अगेंस्ट में, एडवांस दिखा के आपने बना हाँ, दिया और बिल्डिंग बन गई। उसके बाद हाँ, एडवांस के बदले आपने क्या एडजस्ट किया? लोन और एडवांस तो एक ही बात है। उसके नहीं, बाद क्या किया? उसको बेच दिया। जैसे फ्लैट्स बनते जा रहे हो वैसे वैसे कन्वेंस एग्रीमेंट होती जाती है। तो ठीक है, तो ठीक है, आपकी इनकम जो आई है आप हाँ, टैक्स देंगे ना, वो तो एडवांस ही रहेगा, तो फिर आपको हाँ, टैक्स लगेगा क्योंकि हाँ, आप ओनर है। मुझे टैक्स लगेगा। और लगने के बाद आप उसको दे दीजिए। आप पहले टैक्स दीजिए ना उसके प्रॉफिट पे। सर टैक्स कौन देगा? टैक्स तो मैं दूंगा जब बेच रहा हूँ। तो फिर आपने बेचा, आप पे टैक्स दे दिया, तो वो तो जैसे जैसे फ्लैट बिकते जाएंगे वैसे वैसे उसको तो आपने लोन का जो पैसा वापस करना है उसके हिसाब से कुछ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगी, और क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एक एओपी बना के ही होनी थी ना ये बात। आप उसको तो बीच में ले नहीं रहे और उसका पैसा एडवांस ले रहे हो, और फिर आपने उससे एग्रीमेंट किया कि जो इसका प्रॉफिट आएगा वो आप तेरे को दे देंगे। कैसे दोगे उसको? किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ लोन का एडवांस का दोगे? क्या दोगे? टैक्स, आप ओनर वो है नहीं, तो टैक्स तो आपको ले, वो इनकम टैक्स आपसे टैक्स लेगा बेचने के ऊपर। आप तो उसको इंटरेस्ट दिखा सकते हो उसके ऊपर दिया, क्योंकि टैक्स तो कंपनी देगी ना। आप उस इंटरेस्ट को शेयर ऑफ प्रॉफिट का कह ले, इतना इंटरेस्ट देके या टैक्स देके जो बचेगा तेरे को इतना दे देंगे, वो उसका इंटरेस्ट माना जाएगा और क्या माना जाएगा? उसकी पेमेंट दे देना। ठीक बात है। चलिए जी, और कोई है? सर ये 45(5)A आने के पहले का कोई एग्रीमेंट है और उसके पहले ही रजिस्टर्ड हो चुका है और कंप्लीट अभी हुआ है, तो ये सर रजिस्टर्ड हुआ है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई दिक्कत ही कोई नहीं है। सेक्शन आने के पहले ही थे नहीं, आपने उसे कल ट्रांसफर मान लिया होगा, कैपिटल गेन टैक्स तो तभी लग गया होगा। नहीं, उसमें लगा दिया नहीं टैक्स, उसमें दिया नहीं तो क्या करा था? वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी जब फ्लैट बिकेगा, ये अभी सीसी बनेगी तब जाकर कैपिटल गेन टैक्स उसको स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कर लो कि हमने तो स्टॉक इन ट्रेड में रखा है, तो बिकेगा तब बेच देंगे, तब कैपिटल गेन भी तब लगेगा। सर 45(2) बना लो ना, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन सर रेंट शेयरिंग एग्रीमेंट का फिर से मेरे तो रेंट वाला समझ नहीं आया क्या चाहते हैं वो। मेरे को एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, ये मेरे को कोई पल्ले नहीं पड़ रही। मालिक आप हैं, रेंट उसको दे रहे हैं, क्या समझ में आया क्या एग्रीमेंट किया हुआ? नहीं सर, कोई आदमी को आपके हाउ कैन ही टेक द मनी? ही इज नॉट द ओनर। ही इज नॉट द ओनर। रेंट तो आपको आएगा, ओनर को रेंट आता है, उसको कैसे आ जाएगा? वो ओनर ही नहीं है। तो नहीं, ओनर तो सर वो अल्टीमेटली जॉइंट डेवलपमेंट में अल्टीमेटली नहीं है। या तो आपने कोई एओपी किया है, क्या किया है? एओपी नहीं किया है सर, एओपी नहीं किया है। तो क्या है? आप क्या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, आप क्या कैपिटल महेंद्र जी आप अपनी क्वेरी सर को मेल कर दीजिएगा। चलिए ठीक है सर को मेल कर दूंगा। ठीक है चलिए, ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो मेरी क्वेरी है सर, एक जेडीए डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, उसमें दोबारा बोलिए सर। डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ एक डेवलपर लैंड ओनर के बीच में। उसमें जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसमें क्या है सर, लैंड ओनर कुछ खर्चा करेगा लैंड को ठीक करने के लिए, कुछ सैंक्शन फीस के लिए, कुछ गवर्नमेंट फीस के लिए, और वो खर्चा डेवलपर उसको रिम्बर्स करेगा एज पर एक्चुअल्स ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। इसमें सर कुछ इम्प्लीकेशन आएगा इनकम टैक्स? नहीं, पॉइंट है कि लैंड ओनर कब ट्रांसफर कर रहा है, पहला पॉइंट। लैंड ओनर वो बिल्डिंग को कब ट्रांसफर कर रहा है, वो अपनी एसेट को, वो तो बाद में करेगा सर। बट मेरा ठीक है, फिर अभी ट्रांसफर नहीं है तो खर्चा कर रहा है, उसके ब्याह पे कर रहा है, रिइंबर्समेंट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने करना है ना सर। आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब करा देंगे, ट्रांसफर मान ली जाएगी और पोजेशन दे देंगे। अगर पोजेशन नहीं देंगे तो नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। बट सर रिइंबर्समेंट में कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो नहीं। आप केस इंडिविजुअल एचओ का बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं? कंपनी का सर। अरे कंपनी में तो स्टॉक इन ट्रेड ही गिनते हैं, वो उसको स्टॉक इन ट्रेड गिनते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं गिनते।
जब तक कि आप एस्टेब्लिश ना कर लो, व्हाई डिड यू बाय अ लैंड, वाज इट फॉर अ प्रोजेक्ट और वाज इट फॉर व्हाट, वाज इट फॉर योर ओन ऑफिस, अदरवाइज किस लिए ली, आपने क्या लिए, या उसको आगे जाके किराए पे देना है, तब तो बात अलग है, अदरवाइज तो वो कहेगा ये स्टॉक इन ट्रेड है। किराए पे देने तो बात आ जाएगी, यदि हमने वो करा, हमारे पास फिक्स्ड एसेट थी, हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो वही होगा कि पोजीशन कब हैंड ओवर करी, वहां उस दिन लग जाएगा कैपिटल गेन टैक्स। कितना लिया? Sir, the question क्या है, what is the implication if a partner transfers his land at acquisition cost to partnership firm as a capital contribution? अगर आप अपनी एसेट को ट्रांसफर करते हैं 45(3) लगता है, वहां लिखा है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन मत करना वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। 56(2)(10) लग जाएगा पार्टनरशिप फर्म, उसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे लेना पड़ेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो बेस्ट यही है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे ही करिए, नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 56(2)(10) लग जाएगा फर्म को, वेंडर और वेंडी दोनों देखने पड़ते हैं। सर एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन, कुछ इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट हुआ था, व्हेन यू कन्वर्ट स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स, मारे जाओगे 28(6)(a), सेक्शन 28(6)(a) कहता है, सपोज करो सर आप एक बिल्डर है, आपने एक बिल्डिंग बनाई, बाद में सोचा 2 फ्लैट में अपने काम के लिए यूज कर लेते, ठीक है ना, तो 2 फ्लैट की जो मार्केट वैल्यू होगी उसको पर टैक्स आज देना पड़ेगा, चाहे आप उसको कैपिटल एसेट बना लें। इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसकी प्लानिंग कैसे की जा सकती है? सर देखिए, मैंने तो आपको बोला कि आप 21(8)(6)(a) में क्या था, पर्पस उनका वैसे बिल्डिंग का नहीं होना चाहिए था, पर्पस उनका था शेयर्स के, कई बिजनेस करते थे शेयर्स का और बाद में वो कन्वर्ट कर लेते थे स्टॉक इन ट्रेड को क्या कैपिटल एसेट, और उसमें कैपिटल गेन टैक्स कम देना पड़ता था, लेकिन आटे के साथ घुन भी पिस गया। अब आपका लैंड और बिल्डिंग में भी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग जब भी आपने स्टॉक इन ट्रेड है, उसको कैपिटल एसेट जब बनाओगे जिस साल, हालांकि कुछ नहीं करना, नीचे से उठाकर ऊपर ले आना है, करंट एसेट से लेकर इन्वेस्टमेंट में या फिक्स्ड एसेट में ले आना है, उसी दिन फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ दैट लैंड और बिल्डिंग, उसके ऊपर आपको बिजनेस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। खाया पिया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 रुपए दे दीजिए, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर लिया, लाइए टैक्स दे दीजिए। हाँ, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन मिलेगी वो फेयर मार्केट वैल्यू पे, ये बात तो पक्की है, उसकी कॉस्ट यही मानी जाएगी जो फेयर मार्केट वैल्यू है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये ध्यान रखिए, इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट कन्वर्ट करते ही सेक्शन 28 क्लॉज VIA लग जाता है, और लगने से फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट जो इन्वेंट्री की है, उसके डिफरेंस को आपको बिजनेस इनकम देना पड़ता है, हालांकि आपने बेचा नहीं, आपने बेचा नहीं। क्लियर हुआ ये 28(6)(a)? सर मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर? श्योर श्योर श्योर, आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं सर। एक्चुअली एन एसएससी इंडिविजुअल, वो फाइनेंशियल ईयर 11-12 में उनका एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है व्हिच वाज नॉट रजिस्टर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14 शी गॉट द पोजीशन एंड आल्सो द कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट वाज इन 13-14. सो व्हेन विल बी द कैपिटल गेन अराइज इन दिस इंस्टेंस? वो तो जब बिकॉज़ आपने जब पोजीशन दिया तभी कैपिटल गेन लगना, लेकिन उसको जो फ्लैट मिले, अगर उसने 54 का बेनिफिट ले लिया था तो ठीक है, लेकिन टैक्स तो तभी लगना था जब तुम बताएगा, हम फिर दोबारा पूछा जाए। जिस दिन आपने पोजीशन दिया उसी दिन टैक्स लग जाता था, पहले पुरानी बात कर। हम लोग उससे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए, उसके बदले में हम लोग को क्या दिया वो तो सॉरी सर, वो दूसरा कोई इंटरप्ट कर रहा था तो थोड़ा सुना ही नहीं दिया। मैंने कहा जिस दिन आपने पोजीशन दिया, हाँ सर, उसी दिन टैक्स लगना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। गुरुजी 28(6)(a) में तो बोल रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी, फेयर मार्केट वैल्यू कह रहा हूं मैं,
fair market value of the inventory as on the date on which it is converted into stock in trade will be treated as income. हाँ जी, ये तो टोटल अमाउंट की इनकम मान लिया जा रहा है। नहीं, उतना स्टॉक भी तो कम हो जाएगा। अच्छा, स्टॉक कम हो जाएगा, इन्वेंटरी कम हो जाएगी उतने की। ऐसे मत कहो सर, अकाउंटेंसी हम पढ़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। कुछ और क्वेरी है क्या किसी के? मेरा बाई चांस वो जा रहा था, लगा तो लिया, बीच में बंद हो सकता है, मैं भूल गया इसको चार्जिंग में लगाना। चलिए, कोई और क्वेरी है क्या हाउस में किसी की भी? नहीं है तो खत्म कर दीजिए, नहीं तो ये चला ना जाए बस। ठीक है सर। नाउ आई रिक्वेस्ट अशोक इज देयर। अशोक, नाउ आई रिक्वेस्ट सर, मैंने तो एक ही पढ़ने वाला देखा, राजेंद्र जी, बाकी तो किताब किसी ने खोल के देखी नहीं है। चलो अशोक, प्लीज ऑफर हार्टी वोट ऑफ थैंक्स ना गुरु जी के लिए। आपकी किताब। Sir, we offer a very hearty vote of thanks, first of all, to our Guruji and all the participants. Guruji has explained each and every query threadbare, and particularly the section which that 5A. 5A, I think most of the participants were not knowing the real implication. All were under the impression that is a very benevolent section. Now individual and HUF who are putting the land in joint venture are fully protected. But now we are more concerned, and at least on this front, each and every participant has gained a lot, and they will be able to guide the clients in a better way. And this I can say, I have also attended many seminars, but in most of the cases, this point is not actually discussed in this way. So, sir, we are very thankful that you have highlighted this particular very critical area in a very nice way. You are the only person who can deliberate upon this type of complicated issue in such a nice, simple manner that everybody can understand, sir. So once again, sir, we offer our thanks from our BBD Bagh circle, and we also request that in future also you will come and share your knowledge with us. And we also offer thanks to all the participants who has come and who has raised the queries to make the session so lively. We offer thanks to all the organizer who has helped it in maintaining all the connectivity, and make this seminar a grand success. Thank you, sir. Thank you, everybody. मिनटो दो भाई। Friends, I think Girish Ahuja ji has lost his connection.